जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.3। तो ये वर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, ये बच्चों को मुश्किल लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेगा तो उसे वो आसान लगेंगे। तो आपने स्टेटमेंट को गौर से समझना है। तो स्टेटमेंट क्या दी गई क्वेश्चन नंबर 1 की, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। कि कोई से 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं। कंसेक्टिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो एक के बाद दूसरा है, जैसे 1 2 3, जैसे 35 36 37, ये कंसेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि कोई से 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं, अगर हम उनका सम करें तो वो हमारे पास आता है 42। वही आपने 3 कंसेक्टिव इंटीजर मालूम करने हैं जिनका सम 42 आता है। तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि लेट द फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है, सेकंड इंटीजर x+1 है और थर्ड इंटीजर x+2 है। हमने ये क्यों फ़र्ज़ किए हैं x x+1 x+2? अब देखें, हमने कंसेक्टिव इंटीजर ही फ़र्ज़ करने हैं क्योंकि x हमने लिया है। अगर इसकी जगह पर हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। सेकंड इंटीजर में x की जगह पर 1 पुट करते हैं, 1 + 1 2, 1 के बाद 2 आ गया, मतलब कंसेक्टिव बन रहा है। और थर्ड इंटीजर में हमने क्या किया, x की जगह पर अगर 1 पुट करें तो 1 + 2 3 बनता है, मतलब ये कंसेक्टिव इंटीजर की शर्त को पूरा कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने x x+1 x+2 ही लिया है। x की जगह पर आप y z जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42, कि इन 3 कंसेक्टिव इंटीजर का आपने क्या करना है, 3 कंसेक्टिव इंटीजर है ना, इनका सम 42 के इक्वल लिखना है। तो हमने जो फ़र्ज़ किए थे x x+1 x+2 उनका सम करना है। x लिखा है जमा, फिर x+1 लिखा है, फिर जमा x+2 लिखा है, ठीक है। इन तीनों का सम हो गया है, इज़ इक्वल टू 42 हमने वो लिख दिया। अब x वाली टर्म्स को आपने ऐड कर लेना है, x x x, ये बन जाएगा 3x और ये 1 + 2 3 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 42। आगे 3x, ये 3 यहाँ पर जमा हो रहा है, दूसरी साइड पर जब ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 42 में से आपने 3 को माइनस कर लेना है। 3x इज़ इक्वल टू 42 में से 3 कट करेंगे तो 39 आएगा। अगर x की वैल्यू मालूम करें, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 39/3, तो 13 3 द 39 होता है। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। सेकंड इंटीजर मालूम करना है। सेकंड इंटीजर हमने किसके इक्वल पुट किया था, x+1 के इक्वल पुट किया था, ठीक है। x की जगह पर हमने 13 पुट कर दिया, 13 + 1 इज़ इक्वल टू 14 आ गया। इसी तरह थर्ड इंटीजर x+2 इज़ इक्वल टू x की जगह पर वही 13 + 2 15। तो 3 कंसेक्टिव इंटीजर कौन से थे, 13 14 और 15, ये हमने मालूम करना था। अगर हम इन तीनों को जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 42 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द डायग्राम शोज़ राइट एंगल ट्राइंगल। जो डायग्राम है वो राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल कौन सी होती है, जिसमें एक जो इसका जाविया होता है, जो एक एंगल हो 90 दर्जे का हो, बाकी जो 90 का हो, मतलब बाकी दो 30, एक 60 का भी हो सकता है, 45 के भी हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन इसकी राइट एंगल की शर्त क्या होती है, इसमें एक जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। द डायग्राम शोज़ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच लेंथ ऑफ AC। अब इधर देखें कि AC की लेंथ जो दी गई है वो हमारे पास √3 + √5 दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंटीमीटर में दी गई है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया भी दिया गया है, इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दिया गया है, एक लेंथ दी गई है। फाइंड द लेंथ AB। तो ए बी आपने ये वाली लेंथ मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने यहाँ पर। तो लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a√3 + b√5 सेंटीमीटर वेयर ए बी आर इंटीजर, आपने इस फॉर्म के अंदर मालूम करनी है, ठीक है। अब ट्राइंगल के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। हाइट भी कहते हैं, अल्टीट्यूड भी कहते हैं, और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये हमारे पास कैदा, अमूद और वितर भी इसको कहा जाता है। ये जो तिरछी लंबाई होती है इसको वितर कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ना आपके पास कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, एक उसने आपको एरिया दे दिया है। एरिया किसको कहते हैं, ये अंदर वाला जो
टोटल इसका रकबा होता है, ठीक है, इसको एरिया बोलते हैं। उसने ये दे दिया है आपको, एरिया कितना दिया है उसने, 1 + √15 दे दिया है। उसके बाद आपको एक लेंथ दी है और हाइट उसने नहीं दी, हाइट उसने मालूम करने के लिए कहा है, क्योंकि उसने ए सी जो कहा है ना, ए सी आपके पास बेस दिया है, और उसके बाद उसने ए बी का कहा है कि मालूम करके दें, तो ए बी आपके पास हाइट होगी, ये आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ट्राइएंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला आना चाहिए आपको। तो जो चीज़ें गिवन है वो आप सबसे पहले लिख लेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू, ए सी आपको जो दिया गया है √3 + √5, तो यहाँ पर आपने वो लिख लेना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी जो दिया गया वो लिख लें, ए बी मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दें। एरिया ऑफ ए बी का फार्मूला आपने लिखना है, वो क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ए बी सी इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए बी सी आपको दिया गया था 1 + √15 इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस दिया गया था √3 + √5 मल्टीप्लाई, आपको हाइट मालूम करनी है आपने, मेजरमेंट ऑफ ए बी वैसे का वैसे लिख देंगे, इधर एक्स भी वैसे पुट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी पुट करना चाहें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ज़रब, यहाँ पर ज़रब का साइन भी लगा सकते हैं, 1 जमा आगे 15 की जज़र जो दिया गया है वो आप लिख देंगे, 2 × 1 + √15, और ये अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, √3 + √5 इज़ इक्वल टू, जो चीज़ मालूम करनी है वो उसी साइड पर रहेगी, मेजरमेंट ऑफ ए बी। उसके बाद आपने क्या करना है, 2, यहाँ पर देखें 2 × 1 + √15 ओवर √3 + √5, इसके कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसका कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, √3 - √5, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के ज़रब भी कर दें, ऊपर नीचे तकसीम भी कर दें, ये वैसे का वैसे वो साइड चलती जाएगी, ठीक है। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को आपने नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ देखें, सबसे पहले क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई, √3 के साथ भी होगा, √5 के साथ भी होगा। अब यहाँ देखें 2 मल्टीप्लाई √3 - 2 मल्टीप्लाई √5 वैसे का वैसे। आगे आपने क्या करना है, 1 + √15 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ। अब देखें इधर √15 किसके साथ मल्टीप्लाई का, 2 × √15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। √15 मल्टीप्लाई √13, उसके बाद फिर 2 × √15 मल्टीप्लाई √5। सबसे पहले मतलब ये तो 1 है, वैसे का वैसे हमने इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, इसलिए 2 × 2 करके हमने √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 × 2 करके हमने क्या किया, √5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे आपने 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2 पहले मल्टीप्लाई करेगा 15 के साथ, तो 2 15 बन जाएगा, आगे √3 का हमने √3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 2 15 के साथ मल्टीप्लाई खा के फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई, 2 √15 मल्टीप्लाई √5, तो वो हमने लिख दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 1 2, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह 2 √15 फिर 3 के साथ, फिर 2 √15 फिर 5 के साथ, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले ये सारा मैं पहले समझा चुका हूँ, 2 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वही आंसर आएगा, फिर 3 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, फिर 2 15 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 15 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे इसका क्या है, फार्मूला बन रहा है, इधर देखें, एक दफ़ा जमा में है, एक दफ़ा नफ़ी में है, तो हमने पहली रकम का मुरबा बनाया और दूसरी रकम का भी मुरबा बना दिया नीचे। √3 होल स्क्वायर बन गया, √5 भी होल स्क्वायर हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि 2 × 3 लिखा,
वैसे का वैसे आ गया, 2 × 5 भी वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। और उसके बाद 2 × 15 3 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इसे एक जज़र के अंदर हम लिख सकते हैं। 15 3 45 हो जाएगा। इसी तरह 15 को 5 के साथ 75 आ जाएगा। नीचे जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो गया, इधर भी जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो गया, तो 3 - 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे हमने क्या करना है, इन सब में 2 क्या है, कॉमन है। यहाँ पर देखें 2 2 2 और इधर भी 2 है, तो यहाँ पर इन सब में से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। आगे हमारे पास आ गया √3, क्योंकि 2 कॉमन चला गया। और आगे ये इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लिया, और इधर √3 बचा, √5। अब 45 को हमने इस तरह लिखना है कि कोई ऐसी रकम होनी चाहिए मल्टीप्लाई में जिसका हम स्क्वायर लेके उसको कैंसल आउट कर सकें। हम इसे 9 5 दा 45 लिख सकते हैं, और 25 3 दा 75 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 25 या 75, 9 5 45 हमने इसको लिख दिया, ताकि 9 का स्क्वायर बना सकें और 25 का भी स्क्वायर बना सकें और ये कैंसल आउट हो सकें, क्योंकि मुख्तसर करना है। अब नीचे 3 में से -5, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 2 1 दा 2 कर दिया, 2 कैंसिल हो गया, बाकी 3 -5 प्लस यहाँ पर 9 का देखें, इनको अलग-अलग जज़र के अंदर लिख दिया है। 9 को अलग जज़र में उसका स्क्वायर बना दिया, 3 का स्क्वायर, और 5 को अलग जज़र के अंदर लिख दिया। 25 को अलग जज़र में लिखा, फिर उसका स्क्वायर बना दिया, मल्टीप्लाई 3 का अलग हमने लिख दिया। नीचे -1 का -1 लिख दिया हमने। अब आगे देखें √3 है, √3 √5। अब ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया, 3 बच जाएगा और 5 का 5 आ जाएगा, -5 बाहर वैसे का वैसे, और √3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे -1 का -1 आ जाएगा। अब अगर हम देखें इन दोनों को, तो हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ये √3 और √5 इन दोनों को आपस में, √3 ये आपस में हल होंगे, और ये दोनों आपस में हल होंगे, ठीक है। माइनस का 5 और इधर 1 होता है, तो 5 में से 1 माइनस का 4 बच जाएगा। इसी तरह जमा का 3 है, इधर माइनस का 1 तो जमा का 2 बच जाएगा। नीचे नफ़ी 1 का नफ़ी 1। अच्छा, माइनस कैसे करना है आपने, √3 को √3 के साथ और √5 को √5 के साथ माइनस करना है, ठीक है। और दोबारा मैं समझा देता हूँ, -5 और इधर 1 बाहर होता है, -5 में से 1 तो माइनस का 4, और जमा का 3 में से 1 कट करेंगे तो जमा का 2 बचेगा। नीचे -1 का -1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर -4 √3 ओवर -1 अलग-अलग इनका बटा लिख दिया हमने, +2 √5 ओवर -1 लिख दिया। नफ़ी के साथ नफ़ी कैंसिल कर दें, तो बाकी क्या बचेगा, 4 √3 बच जाएगा। आगे जमा नफ़ी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस वैसे का वैसे लिख दिया, √5 भी हमारे पास आ गया। तो ये हमने मालूम करना था इसका, ठीक है। जो हाइट मालूम करनी थी, हाइट को AB से ज़ाहिर किया गया था, तो ये हमने मालूम कर ली। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल दी गई है, ठीक है। रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, इस तरह की एक रेक्टेंगल दी गई है, जिसकी आपके पास लेंथ भी दी गई है और वेड्थ भी दी गई है, ठीक है। रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, एक लेंथ उसकी दी गई है 2 + √18 एंड, और उसकी वेड्थ दी गई है 5 - 4 ओवर √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, आपने इसका एरिया मालूम करना है इस शक्ल में, A + B √2 की शक्ल में। A B इंटीजर हो सकते हैं, मतलब +- 1 2 3 इनमें से कोई भी डिजिट हो सकता है। तो मालूम क्या करना है हमने यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने मालूम करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू लेंथ क्रॉस वेड्थ, ठीक है। एरिया इज़ इक्वल टू 2 + √18 मीटर, और आगे वेड्थ जो दी गई थी 5 - 4 ओवर 2 दिया गया था, ठीक है, वही हमने पुट कर दी।
अब एरिया इज़ इक्वल टू एरिया हमने मालूम करना था। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं ताकि 9 का स्क्वायर बना सकें। तो अंडर रूट का अंडर रूट आ गया माइनस, अब 5 माइनस 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। ठीक है, अब इनको अलग-अलग जज़र के अंदर लिखेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर 3 का स्क्वायर बना दिया ताकि जज़र मुरब्बा कैंसिल हो सके, और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे आ गया, इधर 5 का 5। अब हमने क्या करना है, नीचे से अंडर रूट 2 को ख़त्म करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 + 3 इंटू अंडर रूट 2, आगे मल्टीप्लाई इंटू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट, ये ऊपर वाले सारे वैसे के वैसे लिख दिए। नीचे अंडर रूट के साथ अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एरिया इज़ इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट 2 आ गया माइनस 5। अब जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल, नीचे 2 बच जाएगा, एक 2 नीचे वाला ऊपर वाले एक 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, 2 + 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट हमारे पास बच जाएगा। अब देखें इधर एरिया इज़ इक्वल टू 2 + 3 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट। एरिया इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 को 5 के साथ और 2 को 2 इंटू 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर 3 इंटू 2 अंडर रूट को 5 के साथ, 3 इंटू 2 अंडर रूट को 2 इंटू 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली रकम को अगली दोनों रकमों के साथ, फिर दूसरी रकम को अगली दोनों रकमों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब पहले 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 ज़रा 5 माइनस, आगे फिर 2 के साथ और अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर देख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू अंडर रूट 2, फिर इसी तरह 3 अंडर रूट 2 को भी दोनों के साथ करना है। 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट, वैसे का वैसे लिख दिया। 2 5 10 होगा, माइनस 2 दूने 4 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 3 5 दा 15 हो जाएगा, 15 इंटू 2 अंडर रूट, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 2 दा 6 आ जाएगा, और एक ही जज़र के अंदर इन दोनों को लिख दिया है, 2 दूने 4 कर दिया है। ठीक है, माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ पर एरिया इज़ इक्वल टू 10 प्लस, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। अंडर रूट 2 है, इधर भी अंडर रूट 2 है, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, जमा का 11, क्योंकि जमा का 15 है और माइनस करेंगे, जो बड़ी रकम होती है अलामत उसी की लगती है। 15 के साथ जमा की अलामत है, इसलिए 11 के साथ भी जमा की अलामत लगेगी, माइनस। अब 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट का अंडर रूट आ गया। 10 + 11 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर कर देंगे, 2 दफ़ा ज़रा हो रहा है, 2 का मुरब्बा कर देंगे। आगे a बराबर है 10 जमा 11 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 6 इंटू 2। आगे a इज़ इक्वल टू 10 + 11 अंडर रूट 2 माइनस 6 टू द 12 कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, माइनस का 12 है और जमा का 10 है, तो माइनस के 12 में से जमा का 10 कट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आएगा, प्लस 11 इंटू 2, a + b इंटू 2 अंडर रूट, इसी फॉर्म में हमने लिखना था, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड 2 नंबर हुज सम is 68 एंड हुज डिफरेंस इज 22। सोल्यूशन, सम क्या है 68 दिया गया और डिफरेंस क्या है 62 दिया गया है। सम कोई 2 नंबर हैं, हम फ़र्ज़ कर लेंगे x + y और x - y, ये 2 हम इंटीजर फ़र्ज़ कर लेंगे। x + y ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा सम की, और x - y ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा डिफरेंस की। तो इक्वल टू 68, x + y इज़ इक्वल टू 68, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। x - y इज़ इक्वल टू 22, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इंटीजर आप लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू x, सेकंड इंटीजर इज़ इक्वल टू y, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x + y इज़ इक्वल टू 68, और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x - y इज़ इक्वल टू 22। इस तरह आप लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ 2 इंटीजर है 68,
तो सम ऑफ टू इंटीजर x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और सेकंड उसने क्या कंडीशन लगाई थी, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज़ x माइनस वाई, डिफरेंस दो इंटीजर का x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, तो वही हमने लिख दिया। अब यहाँ पर मुख्तलिफ मेथड का इस्तेमाल करवाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के साथ किया गया। आपने 8th क्लास के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एक और ग्राफिकल मेथड तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। दो मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया। एलिमिनेशन के अंदर हम एलिमिनेट कर देते हैं एक्स को या वाई को, जो हमें ईजी लगता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है एडिंग 1 एंड 2, कि हम 1 एंड 2 इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड किया है? ताकि जमा का वाई माइनस के वाई के साथ एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ख़त्म होगा तो हमारे पास एक x की कीमत आएगी। x की मालूम करके किसी भी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, तो वो भी कर सकते थे, फिर x एलिमिनेट हो जाता, तो x के साथ x कैंसिल होता, तो y की वैल्यू निकलती, फिर y की निकाल के किसी भी इक्वेशन के अंदर x की आप निकाल लेते। तो यहाँ पर आप एडिंग के ज़रिए और सब्ट्रैक्टिंग के ज़रिए कोई भी एलिमिनेशन मेथड मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलिमिनेट किसको किया है? y को किया है, क्योंकि एक जमा का था तो एक नफ़ी का था। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? जमा कर दिया। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22, तो जमा का y माइनस के y के साथ कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 2x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 68 प्लस 22, 90 के इक्वल आ गया। x की कीमत मालूम करें, 2 ज़रा बोरा इस तरफ तकसीम हो जाएगा, तो 90 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x की कीमत निकल आई है। तो हमने y की कीमत निकालनी है। y की कीमत निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन के अंदर 1 के अंदर भी पुट कर सकते हैं, 2 के अंदर भी पुट करते हैं, आंसर सेम निकलेगा। तो यहाँ पर x की कीमत 45 आई थी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 लिखा, x इज इक्वल टू 45 और x की जगह पर हमने 45 पुट कर दिया, जो ऊपर हमारी वैल्यू निकली थी यहाँ पर पुट कर दी इक्वेशन 1 के अंदर। प्लस y वैसे का वैसे, क्योंकि y की कीमत अभी निकालनी है, इज इक्वल टू 68। तो y मालूम करना है, क्योंकि इसी साइड पर रहेगा, 45 जमा हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। 68 में से 45 कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23, हमारे पास आंसर होगा। तो ये हमारे पास दो इंटीजर आ गए, x और y की कीमत। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, स्टेटमेंट को समझें। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. The television news reported temperature as high as 48 डिग्री सेल्सियस by using फार्मूला। तो फ़ारेनहाइट के अंदर आपने टेम्परेचर मालूम करना है, आपको सेंटीग्रेड के अंदर 48 दिया गया है। तो ये फार्मूला भी आपको गिवन है, यहाँ पर आपने 48 पुट करना है जस्ट। ये तो इजी सवाल है। तो फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला दिया गया है वो वैसे का वैसे लिखें। फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 वैसे का वैसे डिग्री सेल्सियस की जगह पर 48 पुट किया, प्लस 32 का 32। आगे फ़ारेनहाइट का वैसे लिखा है हमने, इज़ इक्वल टू 9 का 9 लिखा है, 48 को डिवाइड किया है 5 के ऊपर, तो हमारे पास 9.6 आएगा। आपने डिवाइड कर लेना है 48 डिवाइडेड बाई, मतलब 48 को तकसीम करना है 5 के ऊपर, 48 को अंदर रख के 5 के ऊपर तकसीम करें, 9.6 जवाब आएगा, जमा 32 का 32। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 9.6 मल्टीप्लाई 9 86.4 आ जाएगा, प्लस 32 का 32। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फ़ारेनहाइट में 118.4 हमारे पास फ़ारेनहाइट में इसका आंसर निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। बाप और बेटे की उम्र को अगर हम जमा करें तो हमारे पास क्या बनता है, 72 बनता है। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द एज ऑफ फादर वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र का दुगना थी, 2 गुना थी, ठीक है। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले वो पूछ रहा है कि बेटे की उम्र क्या होगी। अब हम फ़र्ज़ करेंगे कि पहले बाप की उम्र x थी
और बेटे की उम्र वाई है। गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ एज ऊपर उसने दे दिया था, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज, तो बाप को एक्स के साथ हमने फ़र्ज़ किया और बेटे को वाई के साथ, सम ऑफ एज था इज़ इक्वल टू 72, इन दोनों का सम हमने कर दिया कंडीशन के मुताबिक, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72। तो क्योंकि बाप को एक्स के साथ ज़ाहिर किया था, बेटे को वाई के साथ किया था, तो एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद है बाय द गिवन कंडीशन, आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। यहाँ पर 6 ईयर अगो आएगा तो वहाँ पर आपने माइनस करना है, जितना आएगा 6 ईयर है तो 6 को माइनस करें, एक्स में से भी 6 माइनस कर दें और वाई में से भी 6 माइनस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर माजी की बात हो तो वहाँ पर माइनस किया जाता है, ठीक है। तो 6 हम दोनों में से, बाप में से भी और बेटे में से भी माइनस कर देंगे। एज ऑफ फादर लिखेंगे सेकंड कंडीशन के मुताबिक, एज ऑफ सन, बाप की उम्र में से 6 साल निकाल दिए, बेटे की उम्र वाई माइनस 6 में से भी 6 साल निकाल दिए। अब कंडीशन क्या थी, 6 ईयर अगो फादर एज वाज 2 टाइम, बाप की उम्र क्या थी, बेटे की उम्र का दुगना थी। तो आपने यहाँ पर उम्रें बराबर करनी है दोनों की, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बीच में हमने इक्वल का साइन लगाया है। तो उम्रें बराबर करने के लिए बाप की उम्र दुगना थी, तो अब आपने बेटे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि इनकी उम्रें बराबर हो जाएं सॉल्व करने के लिए। तो हमने बेटे की उम्र को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स माइनस 6 का वैसे के वैसे 2 मल्टीप्लाई होगा, वाई के साथ 2y हो जाएगा, और 2 6 के बाद 7 भी होगा, क्योंकि दरमियान में जमा या नफ़ी की हो तो फिर बाहर वाली रकम दोनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होते हैं। 2y माइनस 2 6 12 आ जाएगा। एक्स माइनस, अब यहाँ पर आपने इक्वेशन बनानी है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई एक साइड पर होते हैं और कांस्टेंट दूसरी साइड पर होता है इक्वेशन के अंदर, ठीक है। वैसे लेफ़्ट साइड पे भी सारी रकमें आ जाती हैं, राइट साइड पर 0 होता है अक्सर, लेकिन आपने इक्वेशन बनाने के लिए एक्स और वाई एक तरफ लाने हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स इधर मौजूद है, 2y था उसको इस साइड पर ले आए, जमा का था इधर नफ़ी हो जाएगा, ये नफ़ी का 6 था, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, जमा हो जाएगा, माइनस का 12 जमा का 6, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2, एक्स प्लस वाई और इधर है एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, वो 72 के इक्वल था। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, दूसरी को पहली में से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें x और इधर भी x, ये यहाँ पर x, तो इनके कोफिशेंट बराबर हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे x के साथ x कैंसिल होगा, हमारे पास एक y की कीमत निकल आएगी। ये देखें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। अब जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो नीचे वाली जो रकमें होती हैं उनकी जो अलामतें होती हैं वो तब्दील कर दी जाती हैं। यहाँ प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस का था प्लस कर दिया, माइनस का था प्लस कर दिया, ठीक है। बटे का बटा, सब्ट्रैक्ट किया है तो ये अलामतें चेंज थी, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, वाई प्लस 2y 3y के इक्वल आ गया, इज़ इक्वल टू 78, 72 प्लस, क्योंकि ये माइनस का था अलामत चेंज करने से ये प्लस का बन गया है, इज़ इक्वल प्लस 6 हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 78 आएगा। वाई की कीमत मालूम करें तो वाई बराबर है 3 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा, 78 को तकसीम करेंगे 3 के ऊपर तो 26 आ जाएगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, क्योंकि एक की कीमत आ जाए तो दूसरी की मालूम करने के लिए किसी भी इक्वेशन के अंदर 1 हमारे पास थी, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72, तो वाई की कीमत 26 है तो वाई की जगह पर देखें 26 पुट कर दिया, ठीक है। आगे x इज़ इक्वल टू 72 में से हमने 26 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 46 आ गया। तो x किसकी उम्र थी, एज ऑफ फादर, 6 ईयर अगो जो लिखा था उसी के अंदर वैल्यू पुट करके आपने मालूम कर लेनी है कि 6 साल पहले बाप की उम्र कितनी थी, बेटे की उम्र कितनी थी। एज ऑफ फादर x माइनस 6 था, एज ऑफ सन y माइनस 6 था, तो x माइनस 6 x की जगह पर 46, ये देखें 46 है माइनस 6 का 6, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 40 आंसर आएगा, ठीक है। मतलब 6 साल पहले बाप की उम्र 40 साल थी, एज ऑफ सन y माइनस 6, y की जगह पर आप 26 पुट कर दें और माइनस 6, तो 26 में से 6 कट करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। ये 6 साल पहले बेटे की उम्र थी जो मालूम करनी थी
दुगनी कही थी ना 2 टाइम्स। अब देखें बाप की उम्र दुगना ही है, बेटा 20 साल का है तो बाप कितने साल का है, 40 साल का है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मिरा bought a toy for 1500 rupees and sold for 1520 rupees. What was the profit percentage? के प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमने मालूम करनी है। अगर ये बच्चे को पता चल जाए तो वो आसानी से मालूम कर सकता है। मीरा bought a toy for 1500, अब उसने ख़रीदा है एक खिलौना 1500 रुपये का, तो वो उसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस को सीपी से ज़ाहिर किया जाता है। और एंड सोल्ड फॉर 1520, और उसने 1520 का बेच दिया, तो एसपी सेलिंग प्राइस को ज़ाहिर करता है। जो ख़रीदा सीपी था, कीमत ख़रीद को सीपी से ज़ाहिर, कॉस्ट प्राइस 1500 और सेलिंग प्राइस बेचा कितने का, 1520 का। अब उसे प्रॉफिट कितना हुआ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। जो प्रॉफिट होता है वो रुपीज़ की फॉर्म में होता है। अब देखें यहाँ पर उसने 1500 का ख़रीद के 1520 का बेचा, उसे 20 रुपये नफ़ा हुआ। लेकिन हमने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बताना, हमने बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर जैसे 1%, 2%, 3%, वो हमने बताना है। ठीक है, प्रॉफिट तो हमें पता है 20 रुपये उसे हुआ है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अलग होता है। वो होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस, जो कीमत ख़रीद है ज़रब 100। प्रॉफिट उसे 20 का हुआ, नीचे 1500 कॉस्ट प्राइस थी, ज़रब 100, 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसिल करनी है। 20 को 15 के ऊपर तकसीम करें तो हमारे पास 1.33% ये प्रॉफिट परसेंटेज है जो हमने मालूम करनी थी। तो इसमें सबसे पहले देखना होता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर लॉस है तो लॉस परसेंटेज मालूम करना है तो लॉस का पता होना चाहिए। अगर प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है तो उसमें प्रॉफिट का पता होना चाहिए और प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले का पता होना चाहिए। प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। जस्ट आपने गौर से आपने पढ़ना है, रीड करना है, फिर आपको पता चल जाएगा ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है और इतना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फार्मूला एसपी मैंने सीपी कर लें तो प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए फिर आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 कर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एनुअल इनकम ऑफ तैयब दी गई है 9,60,000 रुपये। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं छूट की रकम जिसके ऊपर टैक्स वसूल नहीं किया जाता। तो 1,30,000 रुपये की छूट है उसे। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, कितना वो टैक्स अदा करेगा एट द रेट ऑफ 0.75%। टैक्स का रेट दिया गया है, शरह दी गई है कि 0.75 है। एनुअल इनकम हम लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9,60,000 रुपये। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिसके ऊपर छूट है वो माइनस कर दी जाती है, 1,30,000। टैक्स रेट कितना है, 0.75% है। टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर टैक्स वसूल किया जाएगा वो होती है टैक्सेबल इनकम, वो मालूम करनी है हमने। टैक्सेबल इनकम मालूम करेंगे तो फिर हम टैक्स की अमाउंट बता सकेंगे। टैक्सेबल इनकम का फार्मूला है टैक्सेबल इनकम इज़ इक्वल टू एनुअल इनकम। यहाँ पर ANNUAL, एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एनुअल इनकम टोटल इनकम होती है जितनी उस बंदे ने कमाई है पूरे साल के अंदर, 9,60,000 रुपये, जितनी उसको छूट दी गई है, ठीक है, 1,30,000 रुपये की, तो 8,30,000 रुपये के ऊपर वो टैक्स अदा करेगा। टैक्स अमाउंट हमने मालूम करनी है, रेट बटा 100 ज़रा टैक्सेबल इनकम। रेट 0.7% गिवन है, आपको दिया गया है, ओवर 100 फार्मूले का, मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम 8,30,000 रुपये, क्योंकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट 9,60,000 में से हमने 1,30,000 निकाल दी थी, बाकी जो बचती है उसका हमने बताना है 8,30,000 रुपये। 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसिल कर दें, यहाँ पर बाकी 0.75 ही रहेगा। इसका हम इशारिया ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए इशारिया के नीचे 1 लगाया जाता है, आगे जितने हिंसे हों उतनी ज़ीरो लगा दी जाती हैं, ठीक है। 75 बटा 100 ज़रब 2 ज़ीरो तो कैंसिल हो गई थी, 8,3,0,0।
अब जो इशारिया ख़त्म करने वाला 100 था उसकी 2 ज़ीरो के साथ अगली 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी हमारे पास 75 और 83 बचा। 83 को हम 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6225 टैक्स अमाउंट है जो वो 8,30,000 रुपये के ऊपर गवर्नमेंट को देगा। 6,225 रुपये टैक्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड मार्कअप। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ें कि हमने मालूम क्या करना है। मार्कअप, मार्कअप किसे कहते हैं? सूद को कहा जाता है, जो इजाफी रकम ली जाती है, ठीक है। अब फाइंड कंपाउंड मार्कअप, हमने 3,75,000 रुपये के ऊपर एक साल के अंदर 14% मतलब हमने देना है। वो कितना बनेगा 14%? 3,75,000 का 14% कितना होगा? तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? कोई बंदे ने जितनी उठाई है रकम, किसी से हम लेते हैं, बैंक से लेते हैं, मिसाल के तौर पर 3,75,000 रुपये हम ले रहे हैं बैंक से, और बैंक कहता है कि ये रकम मैं आपको दे रहा हूँ एक साल के लिए, तो इसके ऊपर मैं आपसे 14% सालाना लूँगा, ठीक है। तो अब हमने उसको रकम कितनी देनी होगी सालाना? उसका जो मार्कअप बनेगा, उसका प्रॉफिट 3,75,000 के ऊपर वो कितना हमसे रकम वसूल करेगा? ये वाली तो वसूल करेगा, लेकिन ऊपर जो प्रॉफिट है वो कितना हमसे लेगा? 3,75,000 का। तो जो रकम उठाई जाती है किसी से वो होती है प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000। टाइम उन्होंने कितना दिया है? एक साल का दिया है, 1 ईयर। रेट कितना, उसने कितनी शरह से वो हमसे वो प्रॉफिट ले रहा है? 14% है। मार्कअप का फार्मूला होता है RPT/100। आर शरह हो गई, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000, टाइम पीरियड 1 आ गया, और नीचे 100 का 100, 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसल। 3750 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 52,500 रुपये आता है। तो वो 3,75,000 के ऊपर हमसे 52,500 रुपये प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।